गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखते हैं, बहुत सारे पार्ट्स हो चुके हैं बाइनोमियल का। कुछ का कमेंट आ रहा है कि सर कब खत्म होगा, तो ये 3 या 4 क्लास और लगेगा। ए टू जेड कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट को या हर एक टाइप का क्वेश्चन को हम बताते चल रहे हैं, किसी भी पॉइंट्स को हम छोड़ते नहीं जा रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। तो आज हम लोग देखेंगे, ऐसा बता रहे हैं आप लोग को कि अगर बाइनोमियल आप यहाँ पे सारा क्लासेस कर लेते हैं तो फिर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा इस चैप्टर में। तो 25 चैप्टर्स तो ही क्लियर करना है हमको अगले साल तक, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बस जितना हम बताएं उसको अच्छे से एक एक क्वेश्चंस को आपको क्लियर करते चलना है, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग सीखेंगे ग्रेटेस्ट टर्म। ग्रेटेस्ट टर्म किसको कहते हैं? तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पढ़े हैं। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट अलग होता है, ठीक ना, और ग्रेटेस्ट टर्म अलग होता है। बहुत सारे टीचर्स लोग ऑनलाइन में हम देखे हैं, पढ़ाए हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट टर्म निकाल के उसका जो कोफिशिएंट बताए हैं उसको ही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कर दिए। ऐसा नहीं है। ग्रेटेस्ट जो कोफिशिएंट होता है वो बताए हैं कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म पढ़े हैं, मिडिल टर्म, ठीक है। और ग्रेटेस्ट टर्म डिपेंड करता है किस पे? वेरिएबल पे, कि उसमें किस पे वेरिएबल है। जैसे मान लिया 2 - 3x होल पे पावर 5 है और x का वैल्यू है 1/2, तो इसमें ग्रेटेस्ट टर्म कुछ और आ जाएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू कर दे 3/2 तो ग्रेटेस्ट टर्म कुछ और आ जाएगा। x का वैल्यू कर देते हैं 1/2 तो ग्रेटेस्ट टर्म कुछ और आ जाएगा। मतलब इस वेरिएबल का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहेगा तो हमेशा जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, और जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है वो किसका कोफिशिएंट होता है? मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। कितना का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम देखे हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म का ही कोफिशिएंट को ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कर देता है। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो चलते हैं हम लोग, क्या सीखते हैं? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इसके बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या कहला जाएगा? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। इसलिए जब भी आप पढ़ते हैं अच्छे से समझें, अच्छे से क्लियर करें और एक एक क्वेश्चंस को क्लियर करते हुए चले। हड़बड़ाना नहीं है। 25 क्वेश्चंस आपको जेई में करना है 2023 में, और 25 क्वेश्चंस के लिए आपको 25 चैप्टर्स ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो चैप्टर्स पढ़ाएंगे उससे 1 या 2 क्वेश्चंस आता ही है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ पढ़ाएं उसको करते चले। बहुत सारा का प्लेटफॉर्म पे ये गलत पढ़ाए हुए हैं कि ग्रेटेस्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है उसको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कहते हैं। अभी बताएं, वो डिपेंड करेगा किस पे? एक्स का वैल्यू पे। तो चलो देखते हैं ग्रेटेस्ट टर्म निकालते क्या है, कैसे हैं। तो ग्रेटेस्ट टर्म, जैसे एक बार और हम क्लियर कर लें इस चीज को, जो अभी हम बता रहे थे। जैसे 2 + 3x पे पावर 2 है, अगर इसको हम एक्सपेंशन करते हैं तो कितना मेरे पास आएगा? देखिए 4 + 9x² + 12x। अब x का वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इसमें से कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होगा। जैसे x का वैल्यू अगर हम 1 रख दें, कितना आएगा? 4, 9, 12, तो ये थर्ड वाला टर्म ग्रेटेस्ट हो गया। लेकिन x का वैल्यू रख देते हैं 2, तो कितना आ जाएगा? देखें इसका 4, 36, 24। इस केस में देखिए कौन सा हो गया? सेकेंड वाला हो गया, है ना। x का वैल्यू अगर फ्रैक्शनल रख देंगे 1/10 तो ये 4 सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा अगर इस तरह का वैल्यू रखेंगे तो वही हम बताना चाह रहे हैं कि जो ग्रेटेस्ट टर्म होता है वो x का वैल्यू, y का वैल्यू, जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू पे डिपेंड करता है। लेकिन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट जो होता है, जैसे इसका मिडिल टर्म अगर हम निकाल लेते हैं तो जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट में कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मिडिल टर्म निकाल दो, उसका जो कोफिशिएंट आएगा वही उसका रिजल्ट होगा।
ठीक है, आप लोग भी देखे ही होंगे, प्लेटफॉर्म किसी न किसी पे पढ़ाया हुआ होगा, नाम नहीं लेंगे। तो चलो यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं ग्रेटेस्ट टर्म। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ लिखे हुए हैं। अगर ग्रेटेस्ट टर्म निकालना हो इस एक्सपेंशन का x का वैल्यू अल्फा पे, तो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इस बाइनोमियल में थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या कि हम 1 प्लस एक्स पे पावर n, पहला टर्म को हम 1 करना चाहते हैं। ठीक है, पहला टर्म को क्या करना चाहते हैं, 1 करना चाहते हैं। तो पहला टर्म को 1 करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये इसको 1 कर सकते हैं, x को तो कॉमन नहीं ले सकते हैं, कांस्टेंट को ही ले सकते हैं। तो a को हम बाहर कर दिए, देखो तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ पे नहीं था, इसलिए डिवाइड में चला गया। अब ये जो पावर है दोनों पे आ गया, इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, अब ऐसे करने से हमको फायदा क्या हुआ, तो m का वैल्यू निकालने के लिए देखो, m का वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है n+1 मॉड सेकेंड टर्म। अच्छा यहाँ पे गलत लिखा है, एक्स वाई ए होगा, एक्स वाई ए होगा। ठीक है, यहाँ सही है, वहाँ पे उल्टा लिख दिया है, तो यहाँ पे एक्स वाई ए है। ठीक है, इसको हम साफ से कर देते हैं, यहाँ पे है एक्स वाई ए। ठीक है, अब यहाँ से निकाल दिया है, x का वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब m का जो वैल्यू आएगा या तो इंटीजर आएगा या तो फ्रैक्शनल आएगा। अगर इंटीजर आएगा तो अब इसमें चलना है, इस बाइनोमियल में चलना है। सिर्फ m का वैल्यू निकालने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया है कि पहला टर्म को 1 कर दिया है। अगर m इंटीजर होगा, ये भी एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर m इंटीजर होगा तो इस बाइनोमियल का m+1वां टर्म जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा, x बराबर कहाँ पे, अल्फा पे। और अगर m फ्रैक्शनल होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे, पढ़े हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जो थोड़ा सा देख लें यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे पढ़े होंगे। तो कुछ नहीं होता है, नाम है ग्रेटेस्ट, वैल्यू बताएगा लिस्ट, है ना। तो लिस्ट वैल्यू कैसे, जैसे देखो अगर 1.3 है, ठीक है, हम डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। तो 1.3 है, तो देखो 1.3 1 और 3 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है 1.3। तो अभी क्या बोले, नाम है ग्रेटेस्ट, वैल्यू बताएगा लिस्ट। तो लिस्ट वैल्यू क्या होगा, देखो तो 1 होगा, 1 और 2 के बीच में है, तो सबसे छोटा इंटीजर क्या हो गया, 1 हो गया, तो इसका रिजल्ट 1 हो गया। इसी में अगर 1.9 भी है तो 1.9 भी देखो इसी के बीच में है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर 2.5 है तो बोलो 2.5 किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, है ना। 2.5 तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या बता देगा, 2 बता देगा। सिर्फ देखना है कि किस दो इंटीजर के बीच में है जिसका हमको निकालना है, और उसका जो सबसे छोटा होगा वही वैल्यू निकालना है। इसी में अगर 3.4 का है तो देखो 3 और 4 के बीच में है 3.4, तो सबसे छोटा क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। छोटा देखना है, इसी को ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं। नाम है ग्रेटेस्ट, वैल्यू बताता है लिस्ट। जैसे अब कहोगे सर अगर निगेटिव में आ जाए, ऐसे तो इसमें निगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है, लेकिन अगर निगेटिव में आ जाए -0.7, तो देखो -0.7 -1 और 0 के बीच में है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर -1.5 है तो -1.5 -2 होगा। देख लेना है किस दो इंटीजर के बीच में है और उसमें हमको लगा देना है सबसे छोटा वैल्यू। चलो एग्जांपल देते हैं तो क्लियर होता है। यहाँ तो खुद से लिखना होगा क्वेश्चन, देखो जैसे कहता है फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x होल पे पावर 11 एट x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अगर x का वैल्यू अभी हम बताए थे वो डिपेंड करता है किसका वैल्यू पे, वेरिएबल का वैल्यू पे। तो x का वैल्यू अगर 1/3 हो तो हमको निकालना है इसका ग्रेटेस्ट
टर्म, नॉट ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ठीक है। इतना बेवकूफ जैसा पढ़ाया है, ऐसा हो गया। और नाम ही ऑनलाइन क्लासेस चलाता है, ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा टीचर पढ़ाया। अब चलो यहाँ से सबसे पहले इसको वन करेंगे, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है। तो चलो टू कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 3x/2 होल पे पावर क्या हो गया 11 बताए थे कि एक जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसका हम क्या कर देंगे कॉमन ले लेंगे, तो 2 को कॉमन ले लिए। अब ये 11 जो है दोनों पे आएगा, 2 पे पावर 11 इस पे भी और इस पे भी, तो कितना हो गया 1 + 3x/2 होल पे पावर 11, है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, हमको अब इससे मतलब है, इस ये बाहर वाला से भी कोई मतलब हमको नहीं है। तो m का वैल्यू निकालो, m का वैल्यू क्या पढ़े हो, n+1 mod x/a +1। ये x/a सेकेंड वाला टर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 11, है ना, n का वैल्यू कितना है 11, तो रख देते हैं 11 + 1 mod सेकेंड टर्म क्या है देखो तो 3x/2, और नीचे दिया हुआ है तुम्हारे पास 3x/2 +1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू रख देते हैं, देखो x का वैल्यू दिया हुआ है 1/3, तो ये 12 इंटू 3/2 इंटू 1/3। नीचे भी मॉडुलस हटा रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस का काम सिर्फ और सिर्फ है कि निगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव कर देना, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव है अंदर में, इसलिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मॉडुलस हटा रहे हैं। अब देखो कुछ यहाँ से तो ये 6 आ गया, तो कितना आ गया देखो तो ऊपर 6 और नीचे आ गया तुम्हारा कितना, नीचे आ गया 1/2 +1, 6/1 + 2, 6 इंटू 2/3, 4 आ गया। तो ये तो इंटीजर आ गया, क्या आ गया ये इंटीजर। तो देखो अभी हम बताए थे कि या तो इंटीजर आएगा या तो फ्रैक्शनल आएगा, ठीक है, या तो इंटीजर आएगा या तो अभी इंटीजर वाला आ रहा है, उसके बाद जो क्वेश्चन देंगे उसमें क्या आएगा फ्रैक्शनल, दोनों पे एक एक एग्जांपल देंगे। तो इंटीजर अगर आता है तो बताए हैं डायरेक्ट m+1 जो टर्म होगा इस बाइनोमियल का, x का वैल्यू a पे, वही क्या हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। तो पहला का सी तो यहाँ पे भी हम क्लियर करने जा रहे हैं कि अगर m का वैल्यू इस फॉर्मूला पे रखने के बाद इंटीजर आता है तो क्या करोगे। तो चलो देयरफॉर ग्रेटेस्ट टर्म हो गया इज इक्वल टू Tm+1, m का वैल्यू रख दो 4 + 1। अब इसका जनरल टर्म निकाल दो, जनरल टर्म पढ़े हो, r का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू 11 है, इसमें हमको निकालना है, ठीक है, इसमें मेन में, ये कॉमन लिए हैं उसमें नहीं। तो यहाँ से चलो 11c4, फर्स्ट टर्म क्या है 2 पे पावर 11 - 4, सेकेंड टर्म क्या है 3x पे पावर 4, ये जानते हो जनरल टर्म निकालने के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ, ये सब थोड़ा सा हटा दें, कचरा लग रहा है, और कहाँ पे है, तो चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको आगे x का वैल्यू यहाँ भी रख देते हैं, x का वैल्यू क्या रखना है हमको 1/3, तो रखो तो क्या हो गया 11c4, 2 पे पावर कितना 7 इंटू 3 इंटू 1/3 पे पावर 4, 1/3 n का वैल्यू दिया हुआ, ये कट गया, 1 पे पावर 4 खत्म हो गया, तो हो गया 11c4 2 पे पावर 4, ठीक है। यही हो गया तुम्हारा ग्रेटेस्ट टर्म, x का वैल्यू जब 1/3 होगा, अगर x का वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये जब इंटीजर था तब, अगर फ्रैक्शनल आता है तो देखते हैं एग्जांपल खुद से दे करके, फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म, ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of 5 minus 3x whole पे power 4 जब
x बराबर 2/3 कर देते हैं। तो x का वैल्यू इस बार 2/3 कुछ भी दे सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे उसके पास। तो चलो यहाँ से क्या है 5 माइनस 3x होल पे पावर 4, n का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू है 2/3। तो यहाँ सबसे पहले बताएं इसको 1 करेंगे, हमेशा कांस्टेंट को 1 करना है, इस बात पे हमेशा ध्यान रखना है। कैसे 1 करोगे, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, तो 1 माइनस 3/5 होल पे पावर 4 है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये 4 जो है दोनों पे आ जाएगा, तो 5 पे पावर 4 1 माइनस 3x/5 होल पे पावर 4। अब यहाँ से हम चलेंगे, ये तुम्हारा x/a है ना, उस m का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या होगा, देखो क्या फॉर्मूला जानते हैं, n प्लस 1 मॉड x/a प्लस 1। यहाँ n का वैल्यू रख दो 4 प्लस 1 माइनस 3x/5 प्लस 1। अब x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू कितना है मेरे पास, देखो 2/3। तो यहाँ से हो गया 5, ये मॉडुलस जो है माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो 3/5 इंटू 2/3, नीचे 3/5 इंटू 2/3 प्लस 1। कहोगे सर ये माइनस प्लस कैसे हो गया, तो देखो ये मॉडुलस इसलिए तो लगा हुआ है कि ये जो अंदर से माइनस आएगा उसको क्या कर देगा, वो प्लस कर देगा। अब चलो कुछ कुछ तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्या ऊपर बच गया, देखो ऊपर 2, नीचे 2/5 प्लस 1, 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, ये ऊपर चला गया तो 10/7। अब 10/7 को अगर हम डिवाइड करें, 10 को 7 से, ये 0.304 लगभग इतना होगा, और आगे बढ़ सकता है। इसलिए ग्रेटेस्ट टर्म, ये देखो फ्रैक्शनल आ गया ना, इसके पहले में इंटीजर आया था, इसमें क्या आ गया आपके पास, फ्रैक्शनल आ गया। तो फ्रैक्शनल में ग्रेटेस्ट टर्म के लिए क्या करते हैं, बताएं अभी क्या करते हैं, देखो ग्रेटेस्ट टर्म में सेकंड वाला आ रहे हैं, देखो तो ग्रेटेस्ट टर्म अगर निकालना रहता है, अगर m फ्रैक्शनल हो तो जो ग्रेटेस्ट टर्म होगा उसके लिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देंगे, m में लगाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है बताए हैं कि अगर 1 और 2 के बीच में है तो रिजल्ट 1 होगा, 2 और 3 के बीच में है तो 2 होगा। जैसे अभी जो हम बताए हैं 1.74 लगभग है, 1.42 है समथिंग, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग बताओ कितना होगा। तो 1.42 है, 1 और 2 के बीच में है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो चलते हैं वहां पे। तो यहाँ पे हम डिवाइड जब किए तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 1.42 के लगभग। तो ग्रेटेस्ट टर्म हो गया आपके पास Tm प्लस 1, T 1.42 समथिंग, कुछ और आ सकता है लेकिन रहेगा तो 1 के बीच में ही। अब इसका पढ़े हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 होगा, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1 प्लस 1, ये r हो गया। अब इसका जनरल टर्म निकालते हैं, पहले इसका ना का स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो चलो यहाँ से n का वैल्यू 4 है तो 4c, r का वैल्यू 1 है, फर्स्ट टर्म कितना है आपके पास 5, तो 5 पे पावर 4 माइनस 1, सेकेंड टर्म कितना है माइनस 3x पे पावर कितना 1। अब x का वैल्यू यहाँ पे भी रख देते हैं, 4c1 4 होगा, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, यहाँ माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू 2/3 है, ये कट गया, आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट टर्म। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि ग्रेटेस्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, किसी भी केस में ऐसा संभव